नमस्कार। आज हम जिन स्रोतों की गहराई में उतर रहे हैं वो हमें सीधे मध्य प्रदेश के उस दौर में ले जाते हैं जब ये सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि साम्राज्यों का कह सकते हैं कि दिल हुआ करता था। हम मौर्य, शुंग, सातवाहन और गुप्त वंश के शासनकाल को देखेंगे। और आज का हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि कौन राजा कब आया, बल्कि ये समझना है कि मध्य प्रदेश कैसे सत्ता का केंद्र बना। मतलब कैसे ये सिर्फ एक भौगोलिक इलाका न रहकर एक ऐसा पावर सेंटर बन गया जिसने भारत के इतिहास को एक शक्ल दी। तो चलिए इस कहानी की पहली परत खोलते हैं मौर्य साम्राज्य से। जब हम मौर्य साम्राज्य के बारे में सोचते हैं तो अक्सर मगध और पाटलिपुत्र का ही ख्याल आता है, लेकिन हमारे स्रोत कुछ और बताते हैं। वो ये कि मध्य प्रदेश इस विशाल साम्राज्य के लिए सिर्फ एक प्रांत नहीं था, नहीं, बल्कि एक बहुत जरूरी हिस्सा था, खासकर सम्राट अशोक के समय में। और इसका सबसे बड़ा सबूत तो आज भी खड़ा है, सांची का महास्तूप। पर ये सिर्फ एक बौद्ध स्मारक से तो कहीं बढ़कर है ना? ऐसा लगता है जैसे ये उस दौर में मध्य प्रदेश की अहमियत का एक ऐलान हो। और जो रेट है उसमें भी ज्यादा फर्क नहीं आया। मतलब जुम्मे को याद है, जब मैं छोटा था तो उस टाइम पे जो भी रेट था उससे शायद 15 या 20 रुपए कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा। बिल्कुल, सांची सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं था, वो एक तरह से एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। अशोक ने इसे यहाँ इसलिए बनवाया है क्योंकि ये उस समय के दो सबसे महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों के चौराहे पर था। अच्छा। हाँ, एक उत्तर से दक्षिण और दूसरा पूरब से पश्चिम। तो यहाँ स्तूप बनाने का मतलब था कि साम्राज्य के हर कोने से गुजरने वाले व्यापारी, सैनिक, यात्री, सबको अशोक का संदेश देना। और वो संदेश था धम्म का। ये शब्द हम बहुत सुनते हैं, लेकिन इसका असल मतलब क्या था? क्या ये बौद्ध धर्म ही था? ये एक बहुत आम कन्फ्यूजन है। अशोक की धम्म नीति जो थी वो असल में धर्म से ज्यादा एक नैतिक कोड था। नैतिक कोड? हाँ, एक सोशल गवर्नेंस का मॉडल। मतलब अहिंसा, बड़ों का सम्मान, दासों और नौकरों से अच्छा व्यवहार और अलग अलग पंथों के बीच सहनशीलता। ये एक तरह से उस जमाने का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मोरालिटी था जिसे अशोक अपने साम्राज्य के ऑपरेटिंग सिस्टम में डालना चाहते थे। और मध्य प्रदेश के स्तंभों और चट्टानों पर जो अभिलेख खुदे हैं वो बताते हैं कि इस नीति को यहाँ बहुत गंभीरता से लागू किया गया था। मतलब मौर्य यहाँ सिर्फ शासन नहीं कर रहे थे, वो एक समाज बनाने की कोशिश कर रहे थे। एकदम सही। और उस समाज को जोड़ने के लिए उन्होंने जो किया वो आज भी हमारे काम आ रहा है। सड़कें। हाँ, मौर्य काल में ही मध्य भारत में सड़कों और व्यापारिक रास्तों का एक पूरा नेटवर्क बिछाया गया। इन रास्तों ने न सिर्फ व्यापार को आसान बनाया बल्कि विचारों और संस्कृति को भी फैलाया होगा। बिल्कुल, विचारों को, संस्कृति को और प्रशासन को साम्राज्य के दूर दराज के हिस्सों तक पहुंचाया। मध्य प्रदेश अब कोई पिछड़ा हुआ इलाका नहीं था, वो साम्राज्य की मुख्य धमनी बन चुका था। तो जब मौर्यों जैसा इतना बड़ा और व्यवस्थित साम्राज्य बिखरता है तो जाहिर है एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम बना होगा। उस शून्य को भरने के लिए जो ताकत सामने आई उसने तो मध्य भारत के इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया। हाँ, और उस ताकत का नाम था शुंग वंश। मौर्य साम्राज्य के आखिरी शासक की हत्या करके उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने सत्ता संभाली। ये सिर्फ एक तख्ता पलट नहीं था, ये एक वैचारिक क्रांति की शुरुआत थी। अच्छा, यहाँ पर मेरे लिए स्रोतों का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा आता है। शुंगों ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर विदिशा को बना लिया, जो आज के मध्य प्रदेश में है। ये तो आज के जमाने में ऐसा हुआ जैसे कोई देश दिल्ली से अपनी राजधानी भोपाल ले जाए। इसके पीछे की सोच क्या रही होगी? ये एक भू राजनीतिक भूकंप था। बिल्कुल। पहली बार गंगा के मैदानों से बाहर मध्य भारत में एक बड़े साम्राज्य का पावर सेंटर बन रहा था। इसका मतलब था कि अब नीतियां, पैसा, ध्यान सब कुछ इस क्षेत्र पर केंद्रित होने वाला था। शुंग शायद मौर्यों की छाया से पूरी तरह बाहर निकलना चाहते थे, एक नई पहचान बनाना चाहते थे। और विदिशा, जो व्यापार के रास्तों पर था, इसके लिए सबसे सही जगह थी। और ये बदलाव सिर्फ राजधानी का नहीं था, ये धार्मिक और सांस्कृतिक भी था। बिल्कुल, शुंग शासकों ने ब्राह्मण धर्म को जोर शोर से संरक्षण दिया और वैदिक यज्ञों और परंपराओं को उन्हें फिर से जीवित किया, जो मौर्यों के बौद्ध केंद्रित शासन में शायद थोड़ी पीछे चली गई थी। और इस सांस्कृतिक बदलाव का सबसे खूबसूरत सबूत हमें वहीं मिलता है जहां मौर्यों ने अपनी छाप छोड़ी थी, सांची में। ये तो कमाल है। मतलब एक ही जगह पर दो अलग अलग दौर की कहानी। हाँ, और यही इतिहास की खूबसूरती है।
स्तूप का वो शांत विशाल ढांचा मौर्यकालीन है, लेकिन उसके चारों तरफ जो बेहद खूबसूरत और बारीक नक्काशी वाले प्रवेश द्वार हैं, जिन्हें तोरण कहते हैं। हाँ तोरण, वो शुंगों ने बनवाए। और ये तोरण सिर्फ गेटवे नहीं थे, ये उस दौर के 3D स्टोरी बोर्ड की तरह थे, जिन पर बुद्ध के जीवन की कहानियां और जातक कथाएं इतनी बारीकी से उकेरी गई हैं कि आप घंटों उन्हें देखते रह सकते हैं। सही बात है। अगर आज भी कोई सांची जाए तो देखेगा कि कैसे एक ही स्मारक पर दो अलग अलग दौर की कहानी लिखी हुई है। ये इतिहास को अपनी आंखों से पढ़ने जैसा है। तो शुंग काल में मध्य प्रदेश वाकई एक सांस्कृतिक पुनर्जागरण का केंद्र बन गया था। हाँ बिल्कुल। तो मौर्यों ने रास्ते बनाए, शुंगों ने उन रास्तों पर एक नई सांस्कृतिक पहचान बनाई, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उन्हीं रास्तों पर अब व्यापार की एक नई लहर आने वाली थी, जो मध्य प्रदेश को दुनिया से जोड़ने वाली थी। अब बात करते हैं सातवाहन वंश की। और यही व्यापारिक मार्ग, जिन्हें मौर्यों ने बनाया था, आगे चलकर शुंगों और फिर सातवाहनों के लिए सोने की खान साबित हुए। सातवाहन, जिनका प्रभाव दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश पर था, वे अपनी सैन्य ताकत के लिए तो जाने ही जाते थे, लेकिन उनकी असली पहचान थी उनकी व्यापारिक समझ। मैंने स्रोतों में पढ़ा था कि उनका व्यापार रोमन साम्राज्य तक फैला हुआ था। ये सुनने में किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है, क्या वाकई ऐसा था? ये कोई मामूली व्यापार नहीं था, ये उस दौर का ग्लोबलाइजेशन था। ग्लोबलाइजेशन? हाँ, हमारे स्रोत और पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि यहाँ से मसाले, कीमती पत्थर, बेहतरीन कपड़े, ये सब जहाज़ों में भरकर रोम भेजे जाते थे, और बदले में रोमन शराब, सिक्के और कांच की बनी कलाकृतियां यहाँ आती थी। अरे वाह! कल्पना कीजिए, आज से 2000 साल पहले मध्य प्रदेश के किसी बाजार में एक रोमन सिक्का चल रहा था। ये दिखाता है कि ये क्षेत्र दुनिया से कितना जुड़ा हुआ था। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समाज पर क्या असर पड़ा होगा? मतलब, क्या इसका फायदा सिर्फ राजाओं और बड़े व्यापारियों को ही हुआ? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और जवाब हमें शिलालेखों में मिलता है। सातवाहन काल के शिलालेखों में हमें दान देने का जिक्र बार बार मिलता है। दान? हाँ, दान। व्यापारी, कारीगर और यहाँ तक कि आम लोग भी बौद्ध मठों और ब्राह्मणों को दान दे रहे थे। ये दिखाता है कि समाज में समृद्धि बढ़ रही थी। एक नया धनी व्यापारी वर्ग उभर रहा था। साथ ही उनके ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में हैं, जो संस्कृत की तरह अभिजात्य वर्ग की नहीं बल्कि आम लोगों की भाषा थी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि वे आम लोगों से जुड़कर शासन करना चाहते थे? हाँ, बिल्कुल। उन्होंने न सिर्फ अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, बल्कि समाज को भी एक नई दिशा दी। सातवाहनों ने मध्य प्रदेश को एक आर्थिक जंक्शन बना दिया। नासिक जैसे इलाकों से मिले उनके शिलालेख उनकी व्यवस्थित प्रशासनिक प्रणाली को दिखाते हैं। उन्होंने इस क्षेत्र को सिर्फ एक राज्य नहीं, बल्कि एक आर्थिक और सांस्कृतिक चौराहे के रूप में स्थापित कर दिया। तो मौर्यों के प्रशासनिक ढांचे, शुंगों के सांस्कृतिक पुनरुत्थान और सातवाहनों के व्यापारिक नेटवर्क के बाद मंच तैयार था एक ऐसे साम्राज्य के लिए जिसे आज हम स्वर्णयुग कहते हैं। चलिए अब गुप्त वंश की बात करते हैं, जिसका दिल शायद मध्य प्रदेश में ही धड़कता था। स्वर्णयुग शब्द कई बार बड़ा चढ़ाकर इस्तेमाल होता है, लेकिन गुप्तकाल के लिए खासकर मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये काफी हद तक सही बैठता है। इस दौर में कला, साहित्य और विज्ञान सब अपनी ऊंचाइयों पर पहुंचे। और इसका केंद्र था उज्जैन। हमारे स्रोत बताते हैं कि गुप्त काल में उज्जैन सिर्फ एक राजनैतिक राजधानी नहीं था, बल्कि खगोल विज्ञान का एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन चुका था। ये बहुत दिलचस्प है, पर उज्जैन ही क्यों? क्या इसका कोई धार्मिक या ज्योतिषीय कारण भी था, या ये सिर्फ शुद्ध विज्ञान था? ये एक बेहतरीन सवाल है, और इसके दोनों कारण थे। एक तो उज्जैन भौगोलिक रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर था। प्राचीन भारतीय खगोलविदों के लिए यह देशांतर रेखा का एक तरह से केंद्र बिंदु था। अच्छा। लेकिन इसका सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी था। महाकाल की नगरी होने के कारण यह पहले से ही एक पवित्र स्थान था। गुप्त शासकों ने इस वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व को मिला दिया। यहाँ आर्यभट्ट और वराह मिहिर जैसे महान खगोल शास्त्री और गणितज्ञ काम करते थे। तो ये विज्ञान और आस्था का एक अनूठा संगम था। और इस वैज्ञानिक प्रगति के अलावा कला और वास्तुकला में भी गुप्तकाल की छाप आज तक मौजूद है। हाँ, और इसके ठोस सबूत हमें मध्य प्रदेश की धरती पर मिलते हैं। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो शायद भारत के शुरुआती पत्थर के मंदिरों में से एक है, या फिर एरण से मिले अभिलेख जो समुद्रगुप्त जैसे सम्राटों की विजयों का बखान करते हैं। ये सिर्फ पत्थर की इमारतें या लिखे हुए शब्द नहीं हैं, ये उस युग की सोच, उनके आत्मविश्वास और उनकी कला की कहानी कहते हैं।
एक बात जो गुप्तकाल के बारे में कही जाती है वह है धार्मिक सहिष्णुता। लेकिन क्या ये सहिष्णुता वाकई समाज के हर स्तर पर थी या ये सिर्फ एक शाही नीति थी? मतलब क्या स्रोतों में हमें अलग-अलग धार्मिक समूहों के बीच किसी तरह के तनाव का भी जिक्र मिलता है? ये एक जरूरी और थोड़ा जटिल सवाल है। ये सच है कि गुप्त सम्राट वैष्णव थे और उन्होंने हिंदू धर्म को बहुत संरक्षण दिया, लेकिन वे दूसरे धर्मों के दुश्मन नहीं थे। सांची का बौद्ध केंद्र इस दौरान भी फलता फूलता रहा। उदयगिरी की गुफाओं में हमें हिंदू और जैन दोनों धर्मों की मूर्तियां मिलती हैं। तो राजकीय स्तर पर निश्चित रूप से एक सहिष्णुता का माहौल था। हाँ, आम समाज में छोटे मोटे मतभेद या शास्त्रार्थ होते होंगे, लेकिन बड़े पैमाने पर धार्मिक उत्पीड़न का कोई सबूत नहीं मिलता। ये एक ऐसा समाज था जहां अलग अलग विचार एक साथ रह सकते थे। मतलब साफ है कि मध्य प्रदेश असल में गुप्त साम्राज्य की नींव का एक बहुत मजबूत पत्थर था। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? ये बिल्कुल साफ है कि मध्य प्रदेश प्राचीन काल से ही सत्ता, संस्कृति और व्यापार का एक धड़कता हुआ केंद्र रहा है। ये कभी भी इतिहास के हाशिए पर नहीं था। मौर्यों की प्रशासनिक पकड़ से लेकर गुप्तों के कलात्मक शिखर तक हर वंश ने यहाँ अपनी एक गहरी छाप छोड़ी है। बिल्कुल। और एक अंतिम विचार जो मैं यहाँ रखना चाहूंगा वो संरक्षण के बदलते स्वरूप पर है। हमने देखा कि कैसे राजकीय संरक्षण की दिशा बदलती रही। मौर्यों के समय बौद्ध धर्म को प्रमुखता मिली, तो शुंगों के दौर में ब्राह्मण धर्म और वैदिक परंपराओं का पुनरुत्थान हुआ। और फिर गुप्तों के समय में एक ज्यादा मिलीजुली और सहिष्णु परंपरा का विकास हुआ, जहां कई धर्म एक साथ फले फूले। ये एक दिलचस्प पैटर्न है। एक ही क्षेत्र में सत्ता के साथ साथ धर्म और संस्कृति की प्राथमिकताएं भी बदल रही थी। हाँ, और यहीं से श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात निकलती है। राजकीय और धार्मिक संरक्षण में ये जो लगातार बदलाव होता रहा, एक दौर में बौद्ध धर्म को बढ़ावा, दूसरे में वैदिक परंपराओं को और तीसरे में एक सहिष्णु माहौल, इस बदलते पैटर्न ने आज के मध्य प्रदेश की उस अनूठी सांस्कृतिक और सामाजिक बनावट को तैयार करने में किस तरह की भूमिका निभाई होगी, जिसे हम आज देखते हैं।